हाय गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। माय नेम इज़ महेंद्र और आज के इस वीडियो में हम ओरिएंटलिज्म का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 क्राइसिस को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो देखिए, अब अभी तक मैंने आपको टेक्सचुअल एटीट्यूड के बारे में बताया है और रियलिटी के बारे में बताया है, और बहुत सारे राइटर्स ने जिस तरह से ओरिएंटलिज्म को डिफाइन करा है उसके बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे आगे ओरिएंटलिज्म के पार्ट 2 में। तो सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट। अब ओरिएंटलिज्म में डिसअपॉइंटमेंट आता है क्योंकि मॉडर्न ओरिएंट इज नॉट एट ऑल लाइक द टेक्स्ट। जैसा भी टेक्स्ट में मेंशन है, मॉडर्न ओरिएंट वैसा नहीं है। मॉडर्न ओरिएंट चेंज हो चुका है। क्लासिक जो था वैसा नहीं है। वैसे समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ओरिएंटलिज्म भी काफ़ी चेंज हो गया। और मॉडर्न ओरिएंट मीन्स ओरिएंट जो लोग हैं यानी कि ईस्टर्न लोग हैं। अब यहाँ एक और राइटर का जिक्र होता है, जेरार्ड दी नेरवल राइटिंग टू थियोफाइल। अब जेरार्ड दी नेरवल ने थियोफाइल को क्या लिखा, देखिए। आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई किंगडम बट इट इज़ इजिप्ट दैट आई मोस्ट रिग्रेट हैविंग ड्रिवन आउट ऑफ माई इमेजिनेशन। तो उसने अपना किंगडम खो दिया है, लेकिन उसको किस चीज़ का अफसोस है? उसको अफसोस है कि उसने अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में इजिप्ट को भी खो दिया है। अब यहाँ पर इजिप्ट क्या है? इजिप्ट यहाँ पर ओरिएंट की चीज़ों को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इजिप्ट को यूज कराया है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यूज नहीं हुआ है वो। अब आगे देखिए, अ पर्सन हु हैज़ नेवर सीन द ओरिएंट। एक ऐसे पर्सन की बात होती है जिसने ओरिएंट आज तक नहीं देखा। उसके लिए देखिए दो यहाँ पर दिखाए हैं, जैसे लोटस इज ए लोटस। लोटस तो लोटस होता है, जिसने नहीं देखा उसके लिए भी और जिसने देखा उसके लिए भी। बट फॉर देम लोटस इज ए काइंड ऑफ अनियन। लोटस कैसा है? बिल्कुल अनियन की तरह। अब देखिए, जिसने नहीं देखा उसके लिए लोटस अनियन की तरह है। वो कुछ भी कहेगा उसके बारे में, तो लोटस कैसा है? अनियन की तरह। क्योंकि देखा ही नहीं है, जाना पहचाना ही नहीं है। तो जब पहचाना ही नहीं है ओरिएंट को अच्छे से, तो वो कुछ भी कह सकता है। लोटस को अनियन भी कह सकता है। टू राइट अबाउट मॉडर्न ओरिएंट इज ईदर टू रिवील एंड अपसेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट्स और टू सेट द लिमिट। या तो वो टेक्स्ट से पढ़कर ही लिखेगा या तो फिर उसमें लिमिट तय होती है। आगे, द माइंड लर्न्स टू सेपरेट अ जनरल एप्रीहेंशन ऑफ द ओरिएंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ इट। अभी देखिए, द माइंड लर्न्स टू सेपरेट अ जनरल एप्रीहेंशन ऑफ द ओरिएंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ इट। किसी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से अलग कर देता है उसको माइंड, जनरल एप्रीहेंशन को। ओरिएंट जो होता है उसको स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से अलग करता है, माइंड सेपरेट करता है। अब स्कॉट की एक नोवेल है, देखिए इसका यहाँ जिक्र हुआ है, टेलिस्मैन। तो स्कॉट की एक नोवेल है टेलिस्मैन, 1825 में आई थी। क्रिश्चियन डिस्कवर्स हिज मुस्लिम एंटागोनिस्ट टू बी नॉट सो बैड अ फेलो आफ्टर ऑल। तो यहाँ इस बुक में क्या डिस्कवर हुआ कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पता चलता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं। ये उनको डिस्कवर होता है कि इतने मुश्किल नहीं है, इतने बुरे नहीं है जितना उन्होंने सोचा। आगे देखिए हम, तो आगे स्कॉट वॉज इंस्पायर्ड बाय बायरन एंड बैकफोर्ड। स्कॉट इंस्पायर्ड हुआ था बायरन से और बैकफोर्ड से। हिज नॉलेज केम फ्रॉम द बायरन एंड बैकफोर्ड। उसकी नॉलेज कहाँ से आई थी? बायरन और बैकफोर्ड के टेक्स्ट से। मीन्स एक राइटर दूसरे राइटर से इंस्पायर होकर लिखता है और उसके टेक्स्ट को पढ़ता है, लेकिन रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो रियल ही हो। बिल्कुल ओरिएंटल कुड विथस्टैंड बोथ द रिटोरिकल एंड द एग्जिस्टेंशियल फोर्स ऑफ ऑब्वियस एक्सेप्शंस। तो ओरिएंटल इन दोनों के साथ, रिटोरिक और एग्जिस्टेंशियल फोर्स इन दोनों के साथ खड़ा रहता है। माइंड लिस्ट टू सेपरेट जनरल एप्रीहेंशन, ये मैंने आपको बता दिया है पीछे, ऑफ ओरिएंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ इट। उसके बाद कंपेयर होता है, देखिए ओरिएंट लाइक बिन। अब बिन क्या होता है? बिन मतलब होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपको पता ही है, डस्टबिन जो आप कह सकते हैं। तो ओरिएंट इज लाइक अ बिन। ओरिएंट इज एक बिन की तरह होता है, इनटू विच ऑल द ऑथोरिटेटिव एनोनॉमस एंड ट्रेडिशनल वेस्टर्न एटीट्यूड्स टू द ईस्ट आर डम्प्ड अनथिंकली। तो बिना सोचे समझे क्या होता है कि वेस्ट के जितने भी थॉट्स, प्रोसेस है, कल्चर है, वो सब ईस्ट लोगों पर, ओरिएंट लोगों पर थोप दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं, एक रिसाइकल बिन की तरह। तो इसलिए यहाँ पर ओरिएंट को बिन कहा गया, क्योंकि वेस्ट कल्चर जैसे भी है वैसा हम ईस्ट लोगों पर उन्होंने थोप दिया, एक तरह का इम्पोज कर दिया। वन कैन टेल अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद ओरिएंटलिज्म दैट हैड लिटिल टू डू विद बिन। तो एक इंसान बता सकता है ओरिएंटलिज्म के बारे में जिसको इस बिन से लेने देना नहीं हो कुछ भी। आगे सिंगल ओरिएंट के बारे में बात होती है। नो मैटर हाउ मच अ सिंगल ओरिएंटल कैन स्केप द फेंसेस प्लेस्ड अराउंड हिम, ही इज फर्स्ट एन ओरिएंटल, सेकंड ह्यूमन बीइंग, थर्ड ओरिएंटल। अब ये बहुत जरूरी है कि कोई मैटर नहीं, किसी चीज़ का कोई मैटर की जरूरत नहीं है। एक सिंगल ओरिएंटल जो होता है वो कितना भी बच ले, उसके चारों ओर जो बाढ़ लगे हुए हैं, ओरिएंटलिज्म के जो चारों तरफ फेंसेस लगे हैं, यानी कि बाढ़ लगे हुए हैं चारों तरफ, तो वो उसका कुछ पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ओरिएंटल, दूसरा है ह्यूमन बीइंग, सेकंड है उसका ह्यूमन बीइंग, और थर्ड है ओरिएंटल। पहला भी ओरिएंटल, दूसरा ह्यूमन बीइंग, थर्ड है ओरिएंटल। ये उसके 3 स्टेप है सिंगल ओरिएंट के।
अब उसके बाद एक और राइटर की बात होती है, डिजरेल। डिजरेल और कायरो में था जब उसने ये लिखा, माई आईज एंड माइंड येट एक विद अ ग्रैंडर सो लिटिल इन यूनियन विद आवर ओन लाइकनेस। तो जब यूनिजन ऑफ द यूनियन विद आवर ओन लाइकनेस, तो जब डिजरेल ने ये लाइन लिखी, इसने ओरिएंट को डिफाइन करा है। यहाँ देखिए किस तरह से, माई आईज एंड माइंड येट एक विद अ ग्रैंडर सो लिटिल इन यूनिसन विथ आवर ओन लाइकनेस। तो ये इसने तो ओरिएंट लोगों के बारे में ये लाइन लिखी है। इस लाइन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में उसने अपनी खुद की कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा हो। उसके बाद सिडोनिया स्टेट्स कि सेल्वेशन कैन ओनली बी फाउंड इन द ओरिएंट एंड अमंग इट्स रेसेस। अब ये सिडोनिया का भी स्टेटमेंट है ओरिएंट के लोगों के बारे में, सेल्वेशन कैन ओनली बी फाउंड इन द ओरिएंट एंड अमंग इट्स रेसेस। मोक्ष कहाँ पाया जाता है? रेसेस जो ओरिएंट लोग हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद अरब्स आर सिंपली ज्यूइश हॉर्सबैक एंड ऑल द ओरिएंटल्स एट हार्ट। अब अरब्स के बारे में भी इन्होंने ये लाइन बोली है कि वो ज्यूइश है, सिंपली ज्यूइश है, और ओरिएंटल्स हैं हार्ट से, अपने दिल से। अब ओरिएंटल लोगों की लाइफ स्टाइल को फोकस करें तो एन ओरिएंटल लिव्स इन ओरिएंट। ओरिएंटल कहाँ रहता है? ओरिएंट में रहता है। और वो कैसी लाइफ जीता है? वो ओरिएंटल लाइफ जीता है। और स्टेट कैसे करता है? इन अ स्टेट ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म एंड सेंसुअलिटी। तो ये सब ओरिएंटल के बारे में इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट एज ए जज। मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट एज ए जज पर डिपेंड करते हैं कि अगर मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट एज ए जज की दृष्टि से देखें तो क्या होगा। एज जज it says or it has belief that it stands apart from his objectively. His orient is not the orient as it is, but the orient as it has been orientalized. तो ये क्या है? मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट की नज़र में क्या है? ओरिएंट वैसा ओरिएंट नहीं है जैसा वो है, बल्कि जैसा वो किया गया है, जैसा वो ओरिएंटलाइज किया गया है, उसे बोलते हैं ओरिएंट। मतलब ईस्ट के जो लोग हैं वो खुद के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वेस्ट लोगों ने उन्हें जैसा बना दिया है उसे कहेंगे ओरिएंटलाइज्ड, उसे कहेंगे ओरिएंट। सो इट हैज़ बिन ओरिएंटलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ वेस्ट के लोगों ने जैसा उन्हें बना दिया है, जैसा उन्हें कल्चर दे दिया है, क्योंकि वो कोलोनाइज थी ना, जो पूरी ईस्टर्न कंट्रीज थी वो कोलोनाइज थी वेस्टर्न की। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ क्राइसिस। अब क्राइसिस की बिगिनिंग होती है। देखिए, द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म एग्जैक्टली मैच्ड विद द स्कोप ऑफ एम्पायर, क्योंकि स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म जो है ना, ये स्कोप ऑफ एम्पायर से मैच करता है। एम्पायर मतलब अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया इसने, तो उससे मैच करता है, इसलिए क्राइसिस की जरूरत हो जाती है। यहाँ क्राइसिस इसलिए आ जाता है क्योंकि अब स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म बन जाता है स्कोप ऑफ एम्पायर। इट इज़ एन एनिमिटी बिटवीन टू दैट प्रोवोक्ड क्राइसिस एंड इट्स कंटिन्यूटीज नाउ। तो उसकी कंटिन्यूटी अभी भी चलते आ रही है और ये स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म बन जाता है स्कोप ऑफ एम्पायर। लेकिन 20वीं सेंचुरी में विद द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एवरीथिंग चेंज। अब 20वीं सेंचुरी में सब कुछ इसलिए बदल गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका एंड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ आगे ओरिएंटलिज्म हैज़ टू वेज। ओरिएंटलिज्म के टू वेज डिफाइन होते हैं। फर्स्ट वे है कैरी ऑन एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, ऐसा कुछ जैसे कुछ भी ना हुआ हो, ऐसा कुछ सोचे, या फिर अडेप्ट द ओल्ड वेज टू द न्यू, या फिर पुराने तरीकों को अडेप्ट करे। यानी कि पूरे डिस्क्रिमिनेशन जो भी हुए हैं ओरिएंट लोगों पर, उसको हम ऐसा सोचे कि कुछ भी नहीं हुआ है, और दूसरा तरीका कि हम पुराने तरीके जो भी हैं उनको हम अपना लें और उन्हें नया बनाएं। अब एक और राइटर का यहाँ बात होता है, H.A.R. गिब, हैमिल्टन अलेक्जेंडर रुस्किन गिब। इनकी बात हो रही है, इनकी थ्योरी को यहाँ पर देखा जाता है, और इससे बहुत सारे लोग ऐसा माना जाता है कि इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे मॉडर्न चेंजेस हुए हैं। तो टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस बाय विच ओरिएंटलिज्म हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न ओरिएंट। अब मॉडर्न ओरिएंट के बारे में, ओरिएंटलिज्म से जो अप्रोच करा है उसके बारे में यहाँ बात होती है। तो इन 1945 में गिव ने एक लेक्चर डिलीवर किया, हैस्केल लेक्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने ये लेक्चर दिया। हिज लेक्चर इज कॉल्ड एरिया स्टडीज रिकंसिडर्ड। तो उसके लेक्चर को बोला जाता है एरिया स्टडीज रिकंसिडर्ड, ये बोला जाता है। ही ओपन द लेक्चर विद द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम। तो उन्होंने अपना लेक्चर शुरू ही किससे किया? लेक्चर शुरू किया अपना मॉडर्न ट्रेंड्स इस्लाम के बारे में बोलते उन्होंने शुरू किया। टू अप्लाई द साइकोलॉजी एंड मशीनरी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू एशियन और अरब सिचुएशन इज प्योर वॉल्ट डिज्नी। अब ये क्या स्टेटमेंट देते हैं कि वेस्टर्न लोगों की जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी उनका मैकेनिक्स है या साइकोलॉजी है, उसको एशियन लोगों पर थोप देना, वो एक तरह का वॉल्ट डिज्नी की तरह हो जाएगा। वॉल्ट डिज्नी कार्टून आप जानते हैं, उसकी तरह हो जाएगा बिल्कुल। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स डू नॉट मैटर, ओरिएंट इज ओरिएंट। इनका ये भी कहना था कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, ओरिएंट लोग तो ओरिएंट ही हैं।
द ओरिएंट इज मच टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द ओरिएंटलिस्ट। अगर हमें इसको छोड़ना हो तो ओरिएंट तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस टर्म को बात करते हैं, ओरिएंट लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इनकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट हैव बेनिफिट फ्रॉम द गिब्स एडवाइस। तो गिब्स एडवाइस की वजह से क्या हुआ, मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट को काफ़ी हेल्प मिली। मोस्ट ऑफ देम टुडे आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स एंड एडवाइजर्स। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो दूसरे जो हैं मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट के प्रति जो स्टडी करते हैं वो लोग अलग ही हैं, वो लोग एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर्स हैं, उनसे अलग ही वर्क करते हैं। इज व्हाट हेरोल्ड लेसवेल कॉल्ड पॉलिसी साइंस। इसको हेरोल्ड लेसवेल ने क्या बोला है, पॉलिसी साइंस बोला है। ओके, तो अब मिलिट्री अलायंस के बारे में एक बताया जाता है कि ओरिएंटल लोगों जो एक मिलिट्री अलायंस जैसे कि नेपोलियन का था, वैसे ही SEATO ये एक मिलिट्री अलायंस टर्म उन्होंने कॉइन आउट किया है। मतलब कि ऐसी एक मिलिट्री है सीटो नाम की, SEATO, जैसे कि नेपोलियन की थी। लिमिटेशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट, अब इसके बाद इसमें ओरिएंटलिज्म की लिमिटेशंस को शो करा जाता है। तो लिमिटेशन अपॉन दिस रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटी ऑफ अनदर कल्चर। तो सबसे पहले लिमिटेशन है कि दूसरी जो कल्चर है उसकी डिसरिगार्डिंग की ह्यूमैनिटी। तो डिसरिगार्डिंग द ह्यूमैनिटी ऑफ अनदर कल्चर सबसे पहला लिमिटेशन है कल्चर का। उसके बाद द व्यू दैट ओरिएंट इज समथिंग हुज एग्जिस्टेंस इज नॉट ओनली डिस्प्लेड बट रिमेन फिक्स्ड इन टाइम एंड प्लेस फॉर द वेस्ट। तो दूसरी लिमिटेशन है कि वेस्ट के लोगों के लिए हमारी जो इंपॉर्टेंस है, एग्जिस्टेंस जो है वो लिमिटेशन है, वो लिमिट है, वो समय के साथ चेंज भी नहीं होती। ओके, थर्ड वन है इंटायर पीरियड्स ऑफ द ओरिएंट्स कल्चर पॉलिटिकल कंसिडर रिस्पॉन्ड टू द वेस्ट। तो पूरा का पूरा पीरियड जो है वो ओरिएंटल लोगों का कल्चर पॉलिटिकल जो है ये वेस्ट लोगों के लिए एज अ रिस्पॉन्स है। उसका फोर्थ है इफ हिस्ट्री चेंजेस हैव टेकन प्लेसेस इन द ओरिएंट ओरिएंटलिस्ट कैन नॉट रियलाइज। अगर हिस्ट्री में कुछ भी चेंज हुआ है तो ओरिएंटलिस्ट लोगों को कुछ भी खबर नहीं थी, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेंट लोग ज़्यादा थे। टेक्स्ट डिड नॉट प्रिपेयर ओरिएंट, और टेक्स्ट ने उसको चेंज नहीं किया, टेक्स्ट ने उसको प्रिपेयर नहीं बनाया है ओरिएंट को वैसा। तो ये रहा हमारा पूरा ओरिएंटलिज्म का, मैंने सब बना दिया है इस वीडियो के अंदर, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पूरी। थैंक यू सो मच।